राजनीति, हिंसा और नेपोटिज्म, अगर इन तीनों चीजों से आपका वास्ता नहीं तो ये खबर आपके लिए नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक शांत देश, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में अपनी जगह बना चुका, लेकिन आज वही नेपाल सड़कों पर आग और आंसू गैस के धुएं से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सेना की हलचल, सोशल मीडिया बैन और युवा वर्ग का फूटा हुआ गुस्सा। और शायद आप में से बहुत से लोगों को अब तक ये पता भी नहीं है होगा कि नेपाल में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये कहानी आज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जब पड़ोसी जल रहा है तो चुप रहना समझदारी नहीं होती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे दुनिया हैप्पी कंट्री मानती थी वो अब तख्ता पलट की कगार पर आ खड़ा है। मैं हूं अखिल श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनालिसिस विद अखिल। तो चलिए आज की सबसे जरूरी कहानी की परतें खोलते हैं। 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नेपाल को 93वां स्थान मिला था। 2025 में हल्की बढ़त हुई तो ये 92वां स्थान मिला। रिपोर्ट कहती है नेपाल के लोग अपनी जिंदगी से आंशिक रूप से संतुष्ट हैं। लोगों में एक सेंस ऑफ पीस है क्योंकि वहां अपराध कम है, पारिवारिक ढांचा मजबूत है और प्रकृति से रिश्ता बेहद नजदीकी है। लेकिन सवाल पूछिए अब खुद से, क्या सिर्फ यही चीजें एक देश को स्थिर बनाती हैं? जब राजनीतिक ढांचा कमजोर हो, भ्रष्टाचार फैला हो और युवाओं की आवाज अनसुनी हो तो खुशी सिर्फ एक भ्रम बन जाती है। सितंबर 2025 काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा निकले। कारण, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश की। कहा गया कि इससे फेक न्यूज रोकी जाएगी, लेकिन युवाओं ने इसे कहा हमारी आवाज को दबाने की कोशिश और साजिश रची जा रही है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पहले से ही जले पर नमक छिड़क रहे थे। फिर हुआ वो जो लोकतंत्र में सबसे खतरनाक माना जाता है। गोलियां चली, लाठियां बरसी, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया गया। 19 लोगों के मारे जाने की खबर मिली, सैकड़ों लोग घायल हो गए और दबाव में आकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? सेना प्रमुख और राष्ट्रपति के बीच मुलाकातें हुई हैं। विरोधी नेताओं को बुलाया गया एक इंटरिम गवर्नमेंट के गठन के लिए, या एक सहयोग भी हो सकता है, या फिर एक सॉफ्ट कप की शुरुआत है। नेपाली संविधान में सेना की भूमिका सीमित है, लेकिन जब सरकारें गिरती हैं और कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं होती तो सेना का दखल सवाल खड़े करता है। क्या नेपाल की लोकतांत्रिक नींव दरक रही है? यहां पर सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, ये सवाल हर उस देश का है जो अपने आप को खुशहाल कहता है। नेपाल के लोग खुश थे, लेकिन लोकतंत्र से नहीं, प्रकृति और समाज से थे। जब बोलने की आजादी छीनी जाए, जब भ्रष्टाचार हर स्तर पर दिखे, जब युवाओं की उम्मीदें टूटे, तो हैप्पीनेस इंडेक्स किसी काम का नहीं होता। खुशी कागज पर नहीं, सड़कों पर दिखती है। और आज नेपाल की सड़कें चीख रही हैं। नेपाल में इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात जो चर्चा में है वो बताते हैं। वो है नेपाली राजनीति में वंशवाद, यानी नेपो किड्स की एंट्री। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद जो चर्चाएं तेज हुई, उनमें से एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया है, माधव नेपाल के बेटे शशांक नेपाल। बताया जा रहा है कि कुछ ताकतवर धड़े अब नेपाल की बागडोर एक ऐसे चेहरे को देना चाहते हैं जिसकी पहचान राजनीतिक क्षमता से ज्यादा वंश और विरासत से जुड़ी हुई है। युवाओं का गुस्सा सिर्फ बेरोजगारी या सेंसरशिप को लेकर नहीं था, बल्कि इस बात पर भी था कि एक ही परिवार के लोग क्यों बार बार सत्ता में लाए जा रहे हैं। अब सवाल सीधा है, क्या नया नेपाल सिर्फ पुराने चेहरों का खेल बनकर रह जाएगा?
जब विरोध की आवाजें उठें तो कुछ नेताओं ने इसे अनुशासनहीनता कहा, लेकिन सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में प्रश्न पूछना अनुशासनहीनता है या फिर यही लोकतंत्र की जान है? नेपाल में आज युवा सिर्फ रोटी रोजगार आजादी नहीं मांग रहे, वो प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। और ये मांग लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। जब सत्ता विरासत बन जाए तो लोकतंत्र नाम का ढांचा खड़ा तो रहता है, पर उसकी आत्मा मर जाती है। नेपाल में जो हो रहा है वो एक चेतावनी है हम सब के लिए कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, विकल्प भी होना चाहिए। जब जनता को विकल्प नहीं मिलता तो सड़कों पर क्रांति जन्म लेती है। मैं हूं अखिल श्रीवास्तव और आप देख रहे थे एनालिसिस विद अखिल, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे की सोच को भी समझाते हैं और समझते भी हैं। नमस्कार।